नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मोहनजोदड़ो यानी प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में जाना था। ठीक है, अब इसी में आज भी हम मोहनजोदड़ो के बारे में ही जानेंगे। तो मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बताया कि 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल जी के द्वारा इस स्थल की खोज होती है। ठीक है, खोज होती है तो सर्वेक्षण होगा तो उत्खनन होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका उत्खनन होता है। ये जो है ये सिंध राज्य के लरकाना जिले के, ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पर स्थित है प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे होने के कारण, सिंध राज्य में होने के कारण, इसका जो सिंध प्रांत था तो इसमें क्या है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलते हैं, एक मिलता है स्नानगार। अब जो स्नानगार मिला उसकी जो लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई जो थी वो 7.01 मीटर थी और इसकी जो गहराई थी 2.43 मीटर थी। इसी को देखते हुए सर जॉन मार्शल जी ने इसे विश्व का आश्चर्य का नाम दिया था। ठीक है, पेपरों में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पर और जो खोजबीन होती है तो यहाँ पर मिलता है हमें अन्नागार। एक अन्नागार हमें हड़प्पा से मिलता है। ठीक है ना, तो वहां से मालूम हमें यह चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग करते थे। और जो हड़प्पा का अन्नागार मिला था वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था कि उसमें 6-6 की 2 पंक्तियों के 12 कक्षों वाला अन्नागार था वो। ठीक है, और यहां से जो मिला है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा यानी 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर। अब उसके बाद में यहां से हमें एक चीज और मिलती है, हड़प्पा से जब और खोजबीन होती है तो यहां से मिलता है एक स्नानगार, विशाल स्नानगार, जिसको विश्व का आश्चर्य भी बोला गया। क्यों? क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो 45.71 मीटर और 15.23 मीटर है। ठीक है ना, तो इसको इतनी लंबाई चौड़ाई होने के कारण इसे विश्व का आश्चर्य बोला गया। स्नानगार की अगर हम बात करें तो देखो इससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ये जो सार्वजनिक स्नानगार है यानी सभी के लिए था और सभी लोग जो थे इसका प्रयोग कब करते थे, तो या तो धार्मिक उत्सव हो या मेला हो या कोई धार्मिक प्रयोजन के लक्ष्य में यानी उपलक्ष्य में ही इसका प्रयोग करते थे। बात करें, देखो यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो की वो राजतंत्र ना होकर जनतंत्र थी। जनतंत्र का मतलब जनता का राज यहाँ पर था। जब जनता का यहाँ पर राज था तो यहाँ पर मिलता है सभागार। सभागार की जो लंबाई है वो 750 मीटर की है। अब जब सभागार था तो यहाँ पर जैसे आज के आधुनिक समय में गांव में क्षेत्र यानी पंचायत होती है किसी भी एक निश्चित जगह पे, तो यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते थे शासन व्यवस्था से या राजतंत्र से या कानून व्यवस्था से, कोई भी जो इनके हित में थी, तो इसमें क्या होता था, सभागार में ही ये सारी चीजें की जाती होंगी। ठीक है, क्योंकि अब जो साक्ष्य मिला है तो उसी के आधार पर यह निर्णय है। फिर इसकी और भी खोजबीन होती है हड़प्पा सभ्यता की, तो हमें क्या मालूम चलता है कि यहाँ से पकी हुई ईंटों के, यानी यहाँ के जो लोग थे वो इतने ज्यादा विकसित थे कि इन्होंने पकी हुई ईंट का प्रयोग करना यानी उन्हें बनाने की तकनीक भी सीख ली थी और तकनीक सीखने के बाद में ये लोग उसका प्रयोग करते थे। तो हमें पकी हुई ईंटें तो क्या मिलते हैं, पकी हुई ईंटों के 20, ठीक है ना, 20 मिलते हैं पकी ईंटें। ठीक है, तो पकी ईंटों के 20 क्या स्तंभ क्या मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं। कहां से मिलते हैं भैया, मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, अब यहां पर और जो खोजबीन होती है वो ये कि यहाँ के जो 2 टीले थे, पूर्वी टीला दुर्ग, ठीक है ना, या गढ़ी, ठीक है ना, पूर्वी टीला दुर्ग या गढ़ी और पश्चिमी टीला आम जनता यानी आम इंसानों के लिए आवास बनाए गए। उनके बाद में यहाँ पर उनके रहने के लिए भवन बनाए गए। तो ठीक है, इस तरीके से ये 2 टीले बटे हुए थे। स्नानगार की बात करें तो देखो हड़प्पा में जो स्नानगार मिला, स्नानगार जो नहाने का स्नानगार था वो गढ़ी यानी दुर्ग के बाहर बना हुआ था। लेकिन इसके विपरीत इसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो से जो स्नानगार मिलता है ये दुर्ग टीले में है। इसमें है दुर्ग टीले में स्नानगार। ठीक है, यानी दोनों में ये अंतर है। अब ये सारी चीजें होने के बाद में देखो पश्चिमी टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। क्यों स्तूप टीला इसलिए कहा जाता है कि देखो कुषाण शासक जब यहाँ पर शासन करने लगे थे तो इन्होंने इस जगह मोहनजोदड़ो जो है स्थल जो है प्राचीन स्थल, यहाँ पर क्या है एक स्तूप बनाया था। ठीक है, स्तूप बनाया इसलिए इसको स्तूप टीले के नाम से जाना गया। अब ईंटों के 20 बड़े जो खंबे हमें यहाँ से मिलते हैं, मैंने आपको बताया पकी ईंटों के खंबे मिलने से यह प्रमाण होता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा विकसित हो चुके थे, उनको इतना ज्ञान हो चुका था कि उन्होंने कच्ची ईंटों से जो मकान बनते थे वो शायद बारिश में या पानी की वजह से ढह जाते होंगे, ठीक है ना, गिर जाते होंगे, लेकिन उन्होंने पकी ईंटों के स्तंभ मिलने से यह मालूम चलता है कि उन्होंने अपने लिए सुरक्षित भवन या स्तंभ या मकान बनाने के लिए पकी ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
मोहनजोदड़ो की फिर और ज्यादा खोजबीन होती है। खोजबीन होती है तो यहाँ से हमें जो अवशेषों की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिलते हैं, हमें क्या क्या मिलता है अवशेषों में। अवशेष की अगर हम बात करें, अवशेष मोहनजोदड़ो से अवशेष की अगर बात करें तो महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब आप लोग जानते हैं कि ये लोग शिक्षा से भी परिचित थे। ठीक है, विद्यालय मिलने का यही मतलब होता है कि ये लोग शिक्षा से परिचित थे, इसलिए यहां से हमें एक महाविद्यालय मिलता है अवशेषों की बातों। अगर हम अवशेषों की जानकारी जुटाएं, कांसे की नित्य करती मूर्ति, यहां से क्या मिलती है अवशेषों में, कांसे की, कांसे की नित्य, नित्य करती हुई क्या मिलती है मूर्ति, लिख देता हूं मैं, ये लिख लेना। तो कांसे की नित्य करती मूर्ति। अब इसकी तुलना, जब नित्य करती मूर्ति है तो इसकी तुलना किस चीज की जाएगी, इसकी तुलना नटराज से की जा सकती है। तो इससे मालूम चलता है कि जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो भगवान शिव के शायद उपासक हो सकते हैं, क्योंकि नित्य करती ही मूर्तियां जो हैं वो नटराज की छवि जो है दर्शाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो एक हमें यहाँ पर मूर्ति की, पुजारी की मूर्ति मिलती है, किससे, मोहनजोदड़ो से मिलती है पुजारी की मूर्ति। लेकिन उसमें एक खास बात है, क्या, कि ये जो मूर्ति है वो पत्थर, यानी प्रस्तर मतलब पत्थर की बनी हुई, इसकी यह मूर्ति पुजारी की, पुजारी की मूर्ति मिलती है। ठीक है ना, ये चीज आप नोट कर लेना, पेपरों में पूछी जा सकती है। आज केवल हम वही चीज, वही उन चीजों के बारे में हम आप लोगों को साझा करेंगे जो मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके बाद में देखो, हमें यहाँ से हमारे विद्वानों को मिलती है मुद्राएं। अगर हम मुद्रा की बात करें तो यहाँ से जो मुद्रा मिली, मुद्रा, ठीक है, यहां से मिलती है मुद्रा। और मुद्रा से हमें कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले, भैया हमारे यहाँ से विद्वानों को मुद्रा मिली, तो मुद्रा पे था पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। ठीक है, मुद्रा पे क्या मिला, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, है ना, शिव। ठीक है ना, मुद्रा पे है पशुपतिनाथ शिव, कौन है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। ठीक है, मूर्ति बनी हुई है किस पे, मुद्रा पर बनी हुई है, किस पे बनी हुई है, मुद्रा पर। तो अब हम यहां से ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो मुद्रा से परिचित थे। अब जो मुद्रा से परिचित थे तो मुद्रा के ऊपर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली हुई है, इससे ये जाहिर होता है कि भैया ये जो लोग थे ना मोहनजोदड़ो के, ये व्यापार वाणिज्य से भी परिचित थे। क्यों, क्योंकि अगर व्यापार या वाणिज्य से परिचित ना होते तो ये मुद्रा पर इस तरीके का अंकन या मूर्तियां नहीं बनाते या चित्र नहीं बनाते थे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर मिली मूर्ति है इस पे क्या है, ठीक है ना, एक मुद्रा पर ये मूर्ति मिली और पशुपतिनाथ शिव से इसकी तुलना, यानी हमारे शिव से इसकी तुलना की गई। इस पर क्या है, दाएं भाग पर, इसमें एक विशेषता है, विशेषता लिख लीजिए आप, दाएं भाग पर, इसके दाएं भाग पर जो है वो बाघ, ठीक है, दाएं भाग पर बाघ और हाथी, दो पशुओं की आकृति है, यानी बाघ और हाथी, ये तो है दाएं हाथ पर। ठीक है, और बाएं हाथ पर क्या है, बाएं हाथ पर क्या है, गेंडा और भैंसा। ठीक है, गेंडा और भैंसा। और नीचे 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 जो है, नीचे क्या मिलता है, नीचे मिलता है हिरन। क्या मिलता है, नीचे हमें क्या देखने को, देखो गेंडा और भैंसा, है ना, गेंडा भैंसा मिल, नीचे मिलते हैं दो हिरणों के चित्र, किसके, हिरन, हिरन, ये हिरणों के क्या है, चित्र है, चित्र हमें इस मूर्ति पर देखने को मिलते हैं, किस पे, इस मुद्रा पे। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लेना, हो सकता है पेपरों में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब ये मिलते हैं, और फिर यहां से, और भाई देखो ये चीज हमें, ये चीज दर्शाती है कि ये जो लोग हैं मोहनजोदड़ो के लोग शिक्षा भी थे, क्योंकि विद्यालय के साक्ष्य मिलने से यह प्रमाण होता है कि ये लोग जो थे शिक्षित थे। ठीक है ना, यानी विद्यालय से इनसे ये मालूम चल जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे थे। और कांस्य की नित्य करती मूर्ति से हमें ये मिल जाती है कि ये लोग कला से भी, नित्य कलाओं से भी परिचित थे। ठीक है ना, और पुजारी की मूर्ति मिलने से हमें यह है कि ये पत्थर की बनी पुजारी की मूर्ति है, इससे ये मालूम चलता है कि वहां पर पुरोहित वर्ग भी था जो कि मंदिरों की या मठों की वहां पर पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है, मुद्रा पे मिलता है पशुपति शिव की मूर्ति, जिनके दाएं बाएं और नीचे कुछ जानवरों के चिन्ह हैं जो हमने आप लोगों से साझा किए। अब यहां से होती है और खोजबीन, और खोजबीन होती है तो हमें मालूम चलता है कि यहां से कुम्हारों के, यानी कुंभकार, ठीक है,
कुंभकार यानी कुम्हारों के क्या है, कुंभकार यानी कुम्हारों के 6 भट्टे मिले। अब कुंभकारों के 6 भट्टे मिले कहां से, मोहनजोदड़ो से। अब इससे ये भी मालूम चलता है ये जो पकी हुई ईंटें हैं, जो हमें 20 स्तंभ मिले पकी ईंटों के, तो भैया ये लोग जो थे यहाँ पर 6 भट्टे मिलने से यही होता है कि यहाँ पर ये लोग ईंटों से परिचित थे कि भैया ईंट किस प्रकार की बनानी है, कच्ची या पकी हुई। क्योंकि कच्ची ईंट हो सकता है संभवतः जल्दी खराब हो जाती होंगी, मकान जल्दी अपनी स्थिति मकानों की बहुत ज्यादा खराब हो जाती होगी, तभी तो ये कुंभकारों के 6 भट्टे मिले। 6 भट्टे मिले तो ये पता चला कि ये पकी ईंटों का भी इस्तेमाल करने लगे। सूती कपड़ा हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से हमें मिलता है सूती कपड़ा। ठीक है, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा यानी ये जो लोग थे कपड़े से भी परिचित थे, कपड़े का निर्माण भी ये खुद कर सकते थे, कपड़े का इस्तेमाल ये लोग करते थे, इसलिए यहां से सूती कपड़ा मिलता है। और हाथी का, ठीक है, मोहनजोदड़ो से हाथी का कपालखंड, कपालखंड, कपालखंड का मतलब है, देखो कपाल माने होती है खोपड़ी और खंड माने होता है बचा हुआ उसके अवशेष। ठीक है ना, तो हाथी के कपालखंड मिलने का क्या है, कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। अब ये मिलने से भी ये होता है कि ये भाई देखो मुद्रा पे जानवरों के चित्र मिलने से होता क्या है कि ये जानवरों से भी परिचित लोग थे, यानी जानवरों को पालते भी थे और उन्हें अपने प्रयोग में इस्तेमाल भी करते थे, चाहे वो कृषि हो या खाद्य सामग्री के रूप में भी उन्हें इस्तेमाल करते थे। यहां से मोहनजोदड़ो से जो मिलते हैं वो तांबे के, ठीक है ना, किसके, तांबे के बहुत सारे गले हुए ढेर मिलते हैं, किसके, तांबे के गले हुए के, तांबे के ढेर। अब इससे ये परिचित होता है, इससे ये जानकारी मिलती है, तांबे के ढेर जो मिलते हैं कहां से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। तो ये कौन थे भैया, ये धातु का प्रयोग करना भी जानते थे, क्योंकि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता जो थी वो ताम्रपाषाण की ही, सॉरी ताम्रपाषाण तो दोरी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा जो है, और ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति थी वो हड़प्पा से पहले प्रचलन में थी। लेकिन हड़प्पा की सभ्यता जो है वो शुरू होती है, अगर हम बात करें तो देखो जॉन मार्शल जी ने इसकी जो समय का जो काल निर्धारण बताया वो 3250 से 2750 बताया, लेकिन कार्बनिक डाटा के अनुसार हड़प्पा से जो अवशेष मिले उनका होता है कार्बनिक डाटा, और उससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी ये 2300 से 1750 ईस्वी तक रही थी। लेकिन जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो नवपाषाण के तीसरा चरण यानी नवपाषाण काल जो माना जाता है वो 4000 से 2500 माना जाता है, उसके बाद में ताम्रपाषाणिक संस्कृति आती है। और ये सभ्यता 2500 से लेके, यानी ताम्रपाषाणिक जो सभ्यता है वो 2500 से लेके 700 ईसा पूर्व तक चलती है। क्यों, क्योंकि 11वें संस्कृति में ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्रम वाइज आगे बढ़ती रही, और लेकिन ये सभ्यता 1750 ईस्वी में विलुप्त हो गई। तो यहां से हमें क्या मिले, तांबे के ढेर मिलते हैं। इससे पता चलता है कि देखो ये जो लोग थे वो धातु से परिचित थे। सीप की बनी पटड़ी क्या मिलती है यहाँ पे, सीप की बनी पटरी। ठीक है, ये कहां से मिलते हैं, तो ये हड़प्पा के स्थल से मिलते हैं। तांबे की तलवार यहां से मिलते हैं, और कुओं से मिलते हैं नरकंकाल, यानी इनके हर घर में क्या थे, कुएं थे। ठीक है ना, कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, यहां से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं और कुओं से नरकंकाल भी मिलते हैं। ठीक है ना, नरकंकाल मिलते हैं। अब इससे या तो ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर या तो कोई विद्रोह हुआ होगा, विद्रोह के दौरान ये कुओं में डुबो के मारे गए होंगे, एक संभावना के अनुसार ये शब्द बोले जा रहे हैं, है ना। नरकंकाल मिलने का ये, या तो ये पानी की खोज में नीचे चले गए या फिर विद्रोह के कारण इनको उसके अंदर गिर दिया गया। नरकंकाल मिल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद में देखो यहाँ पर घोड़े के दांत, घोड़े के दांत भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, घोड़े के, मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिलते हैं, लिख लेना। अब घोड़े के दांत मिलने से यह प्रमाण तो होता है कि ये घोड़े से भी परिचित लोग थे। अब घोड़े का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में होता तो था, क्योंकि सुरकोटदा से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि घोड़े की अस्थियां वहां से मिलती हैं, लेकिन यहां से केवल दांत मिला है। ठीक है ना, तो इसलिए ये लोग घोड़े से भी परिचित थे और घोड़े का भी प्रयोग करते थे। हर घर में देखो कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। गीली मिट्टी पर क्या है, कपड़े के साक्ष्य है। देखो जब सूती कपड़ा मिला तो कपड़े के साक्ष्य से ये प्रमाण हो गया कि अपने रोजमर्रा की जीवन के लिए कपड़े का इस्तेमाल भी ये लोग करते थे। कहां से भैया, मोहनजोदड़ो से। तो गीली मिट्टी पे कपड़े के साक्ष्य भी कहां से मिले, तो मोहनजोदड़ो से। फियांस की बनी हुई गिलहरी यहाँ पे मिलती है। क्या मिलती है, फियांस की, लिख लेना, फियांस की, फियांस। ठीक है ना, फियांस की बनी गिलहरी हमें कहां से मिलती है,
तो ये जो मिलती है, ये मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से। अब यहां से देखो मनके के ऊपर 3 बंदरों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। यानी ये जो मनके थे, मनके क्या होते हैं? मनके जो होते हैं एक गले की बनाने की एक वस्तु होती है, एक उपकरण होता है जिससे गले की वस्तुएं बनती हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर 3 बंदर खुदे हुए हैं, ठीक है ना। क्या थे? खुदे हुए थे। किसके? मनके के ऊपर मोहनजोदारो से हमें 3 बंदरों के खुदे हुए के अवशेष मिलते हैं। और चमकते हुए बंदर का चित्र यहां लिख लेना, चमकते हुए बंदर का चित्र भी हमें कहां से मिलता है? ये लिख लेना कि एक तो मनके के ऊपर 3 बंदर खुदे हुए हैं और चमकते हुए बंदर का जो चित्र है वो भी प्राचीन स्थल सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो से हमें मिलता है। एक सिंगरी पशु की मुद्रा भी हमें यहां से मिलती है। किसकी? एक सिंगरी, यानी एक सिंगरी का मतलब है एक सींग वाले पशु की मुद्रा, ठीक है ना। एक सिंगरी, एक मुद्रा, यानी मुद्रा लिख देता हूं, ये नोट कर लेना। एक मुद्रा पर सिंगरी मतलब सिंगरी, ठीक है ना। सिंगरी क्या था? सिंगरी पशु की मुद्रा मिलती है। इससे ये पता चल जाती है ये भी पशुपतिनाथ शिव की। सीप का बना पैमाना, ठीक है, क्या है इसकी विशेषता? सीप का बना पैमाना कहां से मिलता है? मोहनजोदारो से। अब इससे ये प्रमाणित भी हो सकता है कि ये लोग जो थे नाप तोल से भी परिचित थे, व्यापार में, वाणिज्य में, भवन निर्माण में, या फिर ये जो इन्होंने कारीगर थे बहुत अच्छे, किसके? स्नानगार, अन्नागार, सभागार, ये सभी क्या है? क्योंकि कारीगरों के हमें भवन भी मिलते हैं यहाँ से और भट्टे के साक्ष्य मिलते, तो ये लोग जो थे यहाँ से सीप का पैमाना मिला। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि मोहनजोदड़ो से जो थे वो काफी विकसित लोग थे और इन चीजों का ये प्रयोग करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।